किसी को लेके चले, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे शिक्षा, संस्कृति है, संस्कार है, सरोकार, अपने इस भावना से, इस सोच से सरोकार आपका, और साहित्य, ये सब चीज़ें भी हमारा मार्गदर्शन है। इनके मार्गदर्शन से ही प्रेरणा मिलती है, तभी हम राष्ट्र निर्माण की तरफ कुछ ठोस सार्थक काम कर पाते हैं। तो हम आज इसी बात को मन में लेके आज चर्चा करेंगे। इसमें व्यक्ति विशेष का योगदान, उस पर भी चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ जो और चीज़ों का महत्व है, राष्ट्र निर्माण में इतनी चीज़ों का महत्व होता है, उन सब चीज़ों का, उस सब बातों पर भी हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली विश्वविद्यालय के पास ये निवास है और MA B.Ed तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और उर्दू में 3 वर्षीय एडवांस डिप्लोमा भी आपने किया है। जिनकी पुस्तकों ने बिक्री के दृष्टिकोण से 1 लाख का आंकड़ा पार किया है, जैसा कि अतुल भैया ने आपको बताया अभी। वर्तमान में संदीप देव जी इंडिया स्पीक्स डेली न्यूज़ पोर्टल के संस्थापक संपादक हैं। इसके अलावा वह कपोत प्रकाशन और भारतीय परंपरा की पुस्तकों के लिए कपोत.in ई-कॉमर्स की स्थापना और सफल संचालन भी कर रहे हैं। संदीप देव जी का बड़ा योगदान है, बहुत अच्छे और बेहतरीन गजलकार हैं। आपका भी आज के कार्यक्रम में आदरणीय सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके साथ सभी सुन जाएंगे। अगर गांधी जी सोचते कि जैसा देश चल रहा है चलने दो, तो आज गांधी जी को कौन याद करता। राष्ट्र निर्माण में जब बापू जी ने स्वच्छता को चुना तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या सोच रहे हैं। 1 जुड़ा, 2 जुड़े, फिर जुड़ते ही चले गए। यही राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा रहा जो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। जैसे समाज के लोग छोटे छोटे कार्य बांटकर राष्ट्र की सेवा करते हैं, ये भी राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है। कहीं पाठशालाओं का निर्माण, कहीं समुदाय भवनों का निर्माण, कहीं स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना। इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए आपसी भाईचारा, अनेकता में एकता होना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराना, राष्ट्र को एकता में जोड़ना भी राष्ट्रीयता कहलाता है। अंजू खरबंदा जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी, जिनके द्वारा मुझे ये मंच फिर से आज बोलने का अवसर प्रदान कर रहा है। राष्ट्र निर्माण विषय पर मेरे शब्दों में जीवन की वेदना और संघर्ष में भी देश के प्रति मेरा प्रेम सदैव प्रथम रहा है। देश से अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। देश है तो मैं भी हूँ। राष्ट्र निर्माण में मातृभूमि से प्रेम का विचार को प्राणों की तरह सदैव ही चैतन्य होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय को नमस्कार और सारे अतिथिगणों को नमस्कार।
राष्ट्र निर्माण ये एक बहुत बड़ा भारी शब्द है, और जो भारत देश है वो विभिन्न प्रांतों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कल्चर से, विभिन्न संस्कृतियों के साथ मिला के एक स्ट्रगल था। उस टाइम संघर्ष तो था ही, इन सारी संस्कृतियों को एक साथ मिला के एक देश में पिरोना, और वो संघर्ष जिसने भी किया, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, उस समय जो स्थितियाँ थी, और उस समय 1947 में हमने एक और स्ट्रगल फेस किया था, जो कि अचानक से हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो भी संघर्ष हमें फेस करना पड़ेगा। तो एक खुशी के साथ एक गम भी हमने फेस किया, उसमें बहुत जान माल का नुकसान भी हुआ। आज भी उन सब बातों की बहुत चर्चा होती है, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी। आज हम इस बैठ कर इसको एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन 1950 में जब संविधान बना, संविधान बनने के साथ ही हमारा एक सिस्टम बना। सिस्टम इसलिए बना, 3 लेवल पे ये सिस्टम बना कि एक गवर्नमेंट फॉर्म होने का सिस्टम, जो कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास नहीं था। क्योंकि पहले से अगर बहुत सारी संस्कृति हमारे पास थी, भाषा हमारे पास थी, बहुत तरह की भाषाएं हमारे पास थी, लेकिन सिस्टम अंग्रेजों के आने से पहले खड़ा करने वाला भी तो मोदी है। और जो कि केजरीवाल को बहुत है भाई, उससे क्यों सोचते हो सब्सिडी दे रहा है भाई, सब्सिडी, अरे ये सब्सिडी नहीं, मुफ्त की रेवड़ियाँ है, मुफ्त की रेवड़ियाँ देश को बेचने से तो कम नहीं बढ़िया ना भाई साहब। ये प्रधानमंत्री तो हमारे सांसें भी पुराए मुल्कों को दे रखेगा। आप तुरंत नहीं मैडम, मैं तो कहूँगा इस सारे दृश्य पर एक कविता लिख दीजिए। बस की सवारियों की चिल्पों में भी कंडक्टर की दिल लगी जारी है, पता नहीं क्यों रोज का ही यह ताना, क्यों रोज का ही उसका यह ताना आज गहरे कर गया है, जैसे फूल के कांटे उसके अंदर की तरफ चलने लगे। वैसे आप रोज जाती कहाँ हैं मैडम? साहित्य का मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, शाम को माँ के साथ कोई नाटक देखती हूँ, या एग्जीबिशन चली जाती हूँ, या कोई व्याख्यान सुनती हूँ। कमा कितना लेती है समय, यानी ये कंडक्टर टिकट मांगती सवारियों को एक तरफ खड़ा है, फिर मेरी निजी जिंदगी से राष्ट्रीय आय तक पहुंच गया है। अरे बात तो कूड़े की हो रही थी भाई, जो बढ़ता ही जाता है। सामने वाले भारतीय रेडियो का मैंने देखा बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्रेडरिक बेरमंट के प्ले आजकल हर छोटी से छोटी बात को लिटरेचर से पुष्ट करने लगी हूँ। इससे बड़ी उपादेयता मेरे साहित्य की और क्या होगी। घर आती हूँ तो सारी घटनाएं कंडक्टर की कनखियों के बीच गड्ढ कानों की दीवार से अंधे चमकादड़ों से टकराने लगती हैं। उनके उल्टा लटकने का इंतजार किए बगैर मैं इसी ऑर्केस्ट्रा के बीच जुड़ित हर्षबर्ग की कविता का अनुवाद करने बैठ गई हूँ। फिर सोचती हूँ की बात करते हैं तो हमारे सम्मुख एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना होती है। जब किसी संस्था, समाज, भूखंड अथवा राष्ट्र के निर्माण की बात होती है तो निश्चित रूप से निर्माताओं के मन में सर्वोत्तम निर्माण की बात आती है। सृजन और विनाश का चक्र चलता ही रहता है। सृजन के बाद विनाश तथा विनाश के बाद सृजन का आना अवश्यंभावी होता है। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व इसी सृजन और विनाश के चक्र से होता हुआ निरंतर गतिशील रहता है। राष्ट्र निर्माण पर बात को 2 तरीकों से कहा जा सकता है, व्यक्ति विशेष द्वारा तथा वर्ग विशेष द्वारा। व्यक्ति विशेष द्वारा राष्ट्र निर्माण की बात की जाए और केवल मुख्य व्यक्तियों का उल्लेख ही किया जाए तो भी उसको इतने कम समय में कहना संभव नहीं है। अतः बात को एक व्यक्ति पर केंद्रित करके कहने का प्रयास मैं करूंगा। खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडार धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित हुए। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अचानक पतन हो गया। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी तथा धर्म वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इसका नाम हिंदू धर्म पड़ा।
निकल के सामने आती है कि इसमें हर व्यक्ति का विकास, हर इंसान का बराबर से विकास, जो गांधी जी भी कहते थे कि अंतिम पौड़े पे खड़ा व्यक्ति उसको किसी बात से क्या मिलता है, उसका अगर हम ध्यान करके काम करेंगे तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम इसको देश को एक समृद्ध देश बना सकते हैं। तो ये चर्चा अच्छी रही। अब मैं मंच की तरफ पहली जरूरत देश की एकता है। एकता के बिना कोई देश, किसी देश ने कभी निर्माण नहीं, किसी देश का कभी विकास नहीं। जो छोटे छोटे दबों और दायरों में बट रहे हैं, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वो सबसे बड़ा हमारा मिशन है। क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी और पीस नहीं होगी, देश नहीं बन सकता। हम एक मामले बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ कितने देश आजाद हुए, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मन, पुराना, श्रीलंका, नेपाल वगैरह वगैरह सारा, और अफ्रीका के बहुत सारे देश, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं। अंग्रेज़ों की जो इंपीरियल पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुई है। किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं टिकी सिवाय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा देश है जिसमें डेमोक्रेसी चले, और वो इसलिए कि ऐसे आइडियलिस्टिक लोग, ऐसे नोबल लोग, ऐसे अनुभवी लोग, ऐसे लोग जिनको इतिहास का सारा पता था, ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया के बारे में सोचा हुआ था, ये लोग जेलों में रहते थे, ये लोग पढ़े नहीं जाते थे, ये लोग जेलों में अध्ययन किया करते थे, ये लोग विचार विमर्श किया करते थे, देश के बारे में सोचा करते थे। और वो सोच, वो देश के बारे में चिंताएं पहले आज़ादी के 20 साल तक हमारे देश के अंदर जीवंत देखी गई, और उनके सिर के ऊपर, उनके चलते हमारे देश में डेमोक्रेसी की जड़ें दब गई। और ये डेमोक्रेसी जो है, इसका होना देश की एकता के लिए और देश की उन्नति के लिए एकदम जरूरी है। उस समय के क्या हालात थे और स्वामी दयानंद जी का क्या योगदान रहा, इस गीत के माध्यम से। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा, जय जय ऋषि तुम। आप भी बोल सकते हैं, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई, टंकारा की धरा पर एक किरण जगमगाई। उस नन्ही सी किरण से, उस नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। मर्यादा जग की छूटी, हर बात थी अनूठी, सब दे रहे थे जग को धर्मों की आस झूठी। बिगड़े हुए समाज को, बिगड़े हुए समाज को दयानंद ने सुधारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। गाना स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम ही गाया, गाना स्वतंत्र
स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम ही गाया। विधवा अनाथ गौओं को अपमान से बजाया। पत्थर की चोट खा के, पत्थर की चोट खा के ऋषि लक्ष्य से न हारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। धन्यवाद। ने किया है, साहित्यकारों ने किया है। राष्ट्र की का जो निर्माण है वो अगर हम देखें तो सतत प्रक्रिया है। कभी भी राष्ट्र ऊंचा नीचा होता रहता है, पर वो सतत प्रक्रिया है। वेद के समय से अगर हम देखें तो राष्ट्र की अवधारणा वहां से जन्म लेती है। कई बार कई लोग कह देते हैं कि ब्रिटेन से आज़ादी मिली उसके बाद कुछ इंडिया जैसा बना, वो क्योंकि जब हम अपनी सतत प्रक्रिया से रूबरू नहीं होते, साक्षात्कार हमारा नहीं होता, तो हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं। और इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो निर्माता हैं अलग अलग काल में अलग अलग लोग चलते चले जाते हैं। आप ये समझिए कि गंगोत्री से कोई गंगा सागर की जो यात्रा कर रही है, उस गंगा सागर की यात्रा में ऋषिकेश भी पड़ता है, हरिद्वार भी पड़ता है, बनारस भी पड़ता है, और वहां से पुनः निकलती है, न वहां वो समाहित होती है। वो सिर्फ एक प्रक्रिया है, वो ठहराव है। जितने भी महापुरुषों के हम नाम ले रहे हैं वो ठहराव है। उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर अगली पीढ़ी को सौंपा, और ऐसे ही राष्ट्र हमारा निर्मित होता चला गया है हर काल में। देखा जाए तो हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है, और राष्ट्र का चरित्र वहां के व्यक्तियों से बनता है। अरवल्ली जब भारत आया था और 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ गौरी के साथ, जब आता है तो अपनी पुस्तक में लिखता है, और ये सिर्फ 1100 ईस्वी की बात है। हमें सोचना चाहिए उसके बाद हमारे साथ हमने क्या खोया। वो कह रहा है कि भारत में समाज में घुस जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें दो चीजों को बनाना है। अब मैं इसमें 2-3 अपनी बातों कह के फिर बात समाप्त करूंगा। क्योंकि 2-4 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? जैसे नेशन के लिए मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, ए नेशन इज एन इंडिविजुअल कंट्री, उसको नेशन बोलते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना नेशन ये है, राष्ट्र नहीं बचा। मैं इससे थोड़ा भिन्न मानता हूँ कि वो भी सब राष्ट्र अपनी अपनी जगह पर। हम हमारे राष्ट्र के हिस्सा नहीं है, पहले हमारे हिस्सा थे, हमारे यहाँ विरोधी बन गए, वो जितने भी अलग हुए हैं, लेकिन अभी भी अपनी अपनी जगह राष्ट्र है सारे के सारे। राष्ट्र का मतलब सिर्फ भारतीय राष्ट्र नहीं है, स्पेशली व्हेन इट इज कंसीडर्ड फ्रॉम द व्यू ऑफ इट्स कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी। राष्ट्र इज वर्ड फॉर नेशन इन सेवरल इंडो-आर्यन लैंग्वेजेस derived from a Sanskrit root and it is adjectival from the राष्ट्र। राष्ट्र एक इंडो-आर्यन भाषाओं में राष्ट्र शब्द है, और ये मैंने जो पढ़ा है उसमें लिखा था कि ये ऋग्वेद से लिया गया, सबसे पहले वहां आता है राष्ट्र। यानी जिस नेशन की, देश की एक वो है भौगोलिक स्थिति है, उसकी व्यवस्था के लिए सरकार है, और उसकी रक्षा के लिए सेना है, और उसकी एक अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं। तो ये जहाँ 4 या 5 तत्व होते हैं वो राष्ट्र कहा जाता है। यानी सिर्फ देश है, उसकी रक्षा करने को कोई नहीं है, या एक आत्मकता नहीं है, राष्ट्रीय एकता नहीं है, जैसी व्यवस्था नहीं, तो भी राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, एक नेशन को राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी टेढ़ी है। 990 या 97, जैसे इन्होंने 1100 का बताया संदीप जी ने, 996 या 95 की बात है जब उस कासिम ने हमला किया था, और कितने उसने स्थानों को लूटा हिंदुस्तान में, और उसने एक बार नहीं, मैं कहा 6 बार आया उसने हमला किया।